चलिए बच्चों, इसके बाद जब हमने रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ या डीके लॉ की नींव रख दी है, तो अब हमें क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि इसका कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में, पावर में, उसको हमें समझना है, वही हम समझना चाहेंगे। ठीक है, तो हम पे हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर डीके लॉ। डीके लॉ के लिए एक्सप्रेशन फॉर डीके लॉ। डीके लॉ के लिए हमें क्या देखना है? एक्सप्रेशन देखना है। अरे वाह, डीके लॉ के लिए क्या देखना है? एक्सप्रेशन देखना है। कितना आसान है, देखो मैंने मान लिया लेट t इज इक्वल टू 0 इज द टाइम व्हेन radioactive sample is freshly isolated from its byproduct। ये अकेला थोड़ी निकलेगा, इसके साथ कुछ और भी निकल सकता है, उनसे हमें अलग करना है। पानी निकल सकता है, अल्कोहल, अमोनिया, या इसी के जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकले जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो t इज इक्वल टू 0 मतलब दुनिया स्टार्ट नहीं हो रही है। t इज इक्वल टू 0 मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस एग्जिस्टेंस या दुनिया में नहीं आया। t इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है? इसे हमने फ्रेशली उठाया है इसके बाई प्रोडक्ट से। ठीक है, अब n नॉट क्या है? n नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स एट t इज इक्वल टू 0। इस t इज इक्वल टू 0 में उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सैंपल में कितने इनिशियल एटम्स हैं, वो हमारा एन नॉट है। एन नॉट मतलब अभी कोई डिके हुआ ही नहीं है, कोई डिके नहीं हुआ, अभी उठाया ही है। मान के चलेंगे कि कोई डिके नहीं हुआ है, अभी शुरू तो हो जाता है, पर मान के चलेंगे कि कोई डिके नहीं हुआ है, अभी फ्रेशली उठाया है। मान लो t टाइम पास हो गया, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t टाइम आ गया। उस समय कुछ डिके हो गए, हमें मतलब है जितने बचे हैं, जितने लेफ्ट अनडिके रह गए, जितने सड़ने गलने डिके होने से बच गए, उन्हें हम बोल देते हैं n। n इज द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड मतलब अभी वो डिके नहीं हुए, अभी होना है उनका, लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर टाइम t। ठीक है, हमने मान लिया n क्या है? वो नंबर ऑफ एटम्स है जो अभी डिके होने से बच गए हैं t टाइम में। मान लो dn क्या है? dn एटम्स है जो डिके हो गए, ख़त्म हो गए, ये बचे हैं, ये डिके होने से रह गए, ये बचे हैं और ये डिके हो गए। dn इज द एटम्स दैट डिके एट छोटा टाइम dt। भाई dn क्या होगा? छोटे टाइम dt में होगा, आपको पता है डिफरेंशियल टाइप की इक्वेशन बनेगी। तो t इज इक्वल टू 0 क्या है? t इज इक्वल टू 0 क्या है? वो समय है जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हमने फ्रेशली उसके बाई प्रोडक्ट से सेपरेट करा। n नॉट क्या है? इनिशियल एटम्स हैं जब कोई डिके ना हो रही हो। n क्या है? वो एटम्स हैं जो रह गए t टाइम में। dn क्या है? वो एटम्स हैं जो डिके हो गए dt टाइम में। नाउ r इज द क्या है? r इज द रेट ऑफ डिके एट टाइम कितना? dt। मान लो dt टाइम में r जो है रेट ऑफ डिके है, तो r क्या होगा भैया? r होगा रेट होगा, मतलब अपॉन में क्या आएगा? dt आएगा। पर किसका रेट? उस चीज़ का रेट, उन एटम का रेट जो dt टाइम में डिके हो चुके हैं। रेट उसी चीज़ का तो है, डिफरेंशियल फॉर्म में। रेट किस चीज़ का है? रेट एटम्स के डिके होने का रेट है। कौन से टाइम में? dt टाइम में। dt टाइम में कितने एटम्स हैं? देखो dn है, तो यहाँ r इज इक्वल टू dn बाई dt लिख दिया, बट यहाँ माइनस साइन भी लगा दिया। सर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। खुद ही बताओ, टाइम अगर बीतेगा तो ज़्यादा एटम्स डिके होंगे या डिके होने से बचे रह जाएंगे? ऑब्वियसली टाइम बीतेगा तो एक समय बाद तो उसे ख़त्म होने से थोड़ा पहले छोड़ना है। पूरी तरीके से ख़त्म कभी भी नहीं होता रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो डिके होता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए टॉक्सिक है, इसलिए हानिकारक है। पर ये तो मानेंगे कि हम ये मान सकते हैं कि समय के साथ क्या होगा? जो अनडिके रह गए, जो बचे रह गए डिके होने से, उनकी कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, यही चीज़ है। तो नेगेटिव इंडिकेट्स दैट
विद टाइम, और टाइम यहाँ पॉजिटिव ही होता है, समझ लो। मतलब विद टाइम मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि समय के बढ़ने के साथ, विद टाइम मतलब समय के बढ़ने के साथ, विद टाइम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, अनडिकेड एटम्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया, क्योंकि तब जब कम हो जाएंगे तो आपको पता ही है रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या बोलते हैं, कम में रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसलिए तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट at any time number of undecayed atom will decrease as the time progresses. Now according to decay law, ये तो रेट था ना, according to decay law, जो हमारा decay law है, decay law क्या बोलता है, according to decay law क्या बोलता है decay law भैया? सर decay law तो ये कहता था कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उतने एटम्स के जो टी टाइम्स में सैंपल में रहेंगे, उतने एटम्स जो टी टाइम में सैंपल में रहे। और अगर वो सैंपल में है मतलब वो अनडिके हैं, क्योंकि भैया जो चले गए वो तो डिके हो गए। जो सैंपल में प्रेजेंट है, मैंने लिखा था ना एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल, एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल मतलब वो अनडिके रह गए, मतलब वो डिके होने से बच गए, इसलिए तो प्रेजेंट है। अगर डिके हो जाते तो क्यों रहते हैं वहाँ सैंपल के अंदर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिके लॉ रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अरे होगा नहीं होगा, मार खाओगे क्या? एन क्या है, अनडिकेड एटम्स है, एन क्या है, अनडिकेड एटम्स है। कब, डी टी का बड़ा भाई कौन है, टाइम टी, टी टाइम में जो अनडिकेड एटम्स है उसे क्या बोलना है हमें, एन बोलना है। चलो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, रेट को लिखेंगे, तो ये से हटा देते हैं, इन्हें हटा देते हैं। अजय ज़्यादा मेहनत ले रहा है मिटने में, इसमें भी तो एनर्जी वेस्ट होती है नहीं, बट तुमको हम पता नहीं लगने देते। तो देखो हमें पता चला रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस एटम्स के जो सैंपल में बचे रह जाएंगे। रेट कुछ और नहीं है, माइनस डी एन बाई डी टी है, देयरफॉर रेट हो गया माइनस डी एन बाई डी टी। यही बराबर है किसके, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। और भैया माइनस डी एन बाई डी टी कुछ और नहीं है, आर ही है, आर को ही हमने क्या लिखा, माइनस डी एन बाई डी टी लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो यही तो वो बोलना चाहता था रदरफोर्ड और सॉडी का लॉ, कि rate of decay of element at time t is directly proportional to the number of atoms present at time t that gets remain undecayed। डायरेक्ट हटेगा कांस्टेंट आएगा, तो माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन। लेमडा वही है जो केमिकल काइनेटिक्स में के होता है, बट केमिकल काइनेटिक जनरलाइज है हर केमिकल रिएक्शन के लिए, ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन के लिए, बट चलता यही है। माइनस डी एन बाई डी टी कितना होगा, लेमडा एन के बराबर होगा। कितने एन के बराबर होगा, लेमडा एन के बराबर होगा, ठीक है। इसे अगर हम आगे बढ़ाएं, माइनस डी एन बाई एन लेमडा एन के बराबर, और लेमडा क्या है, डी के या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डी के है क्या है, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, या तो डीके कांस्टेंट है, या कौन सा कांस्टेंट कह सकें हैं आप, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं। यहीं पे आपका ये रूल ख़त्म होता है। बट अब मैं एक नोट लगाता हूँ, वो नोट किस चीज़ के लिए है, आप एक चीज़ डेराइव करने के लिए देंगे, वो आपको लिखना है। देखिए आपको नोट में लिखना है डिराइव, आपको बोलेंगे n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। लेमडा आपको पता है डी के कॉन्स्टेंट है, एन आपको पता है वो एटम्स हैं जो अनडिके रह गए टी टाइम में, और एन नॉट है इनिशियल। यही करेंगे यहाँ से। अगर आप पे आए तो ये पूरी आम कहानी नहीं करनी, ये डेराइव करना है तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि माइनस है डी एन बाई डी टी, बायो वालो समझ जाओ, लेमडा एन के बराबर। एन का भाई एन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस डी एन रहने देंगे, नीचे ले आएंगे किसको, एन को, लेमडा इधर ही है, डी टी गया ऊपर, डी टी ऊपर गया, अरे बोलो हाँ है ना, माइनस डी एन बाई एन लेमडा डी टी, दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। अरे बायो वाले बच्चों, डी एक्स बाई एक्स अगर ऐसे कहीं है डी एक्स बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन एकदम आंखें बंद करके लॉग एक्स लिख देना, लॉग नेचुरल बेस ई एक्स लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे छोड़ो गोली मारो, माइनस बाहर आया, इंटीग्रेशन डी एन बाई एन
कितने के बराबर, लैम्डा बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ dt करते हैं। देखो dn/n का जैसे dx/x का log x होता है, ऐसे dn/n का log नेचुरल बेस en हुआ, ठीक है। लैम्डा ऐसी है, dt का बड़ा भाई इंटीग्रेशन करके t आया, और क्योंकि ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था तो हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाया। इसे हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। अब यहीं पे जैसे हम करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ये, इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। सर ये इनिशियल कंडीशन क्या बला है? देखो इनिशियल कंडीशन में हम उस समय की तरफ जाएंगे जब डिके शुरू भी नहीं हुआ था। डिके शुरू भी नहीं हुआ था तो मतलब टाइम कितना था, 0, और जब टाइम 0 था तो n की वैल्यू कितनी थी, n0। बोलो हाँ या ना। जब डिके शुरू नहीं हुआ था, जब ये प्रोसेस रेडियो एक्टिव डिके की शुरू नहीं हुई थी तो 0 टाइम था। 0 टाइम मतलब क्या है कि अभी अभी हमने फ्रेशली निकाला है, अब इसके बाद स्टार्ट होगा। और n इनिशियल था कितने के बराबर, n0 के बराबर। इसको डालते हैं हम किस में, पुट इन फर्स्ट में डालते हैं इसे। फर्स्ट में डालेंगे तो देखो माइनस होगा, लॉग होगा, नेचुरल बेस e होगा, n की जगह बच्चे बनेगा n0, लैम्डा होगा t की जगह कितना, 0, t की जगह कितना 0, और प्लस c। बच्चे c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई माइनस लॉग बेस e n0। हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट हटे, इसलिए हम c की वैल्यू यहाँ डालेंगे। अगर हमने c की वैल्यू यहाँ डाल दी तो देखिए आपका क्या समीकरण बैठे, आपके समीकरण क्या बैठे ये देखना है हमें, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ अगर हमने ऐसा कर दिया, देखिए क्या हुआ फिर हम पे ये हुआ कि फ्रॉम फर्स्ट पे देखिए हमें क्या मिला भैया, ये था माइनस लॉग बेस ई एन, उसे तो ऐसे ही रहने दो। ये था लैम्डा, ये था टी, सी बन गया माइनस लॉग बेस ई एन नॉट, सी बन गया माइनस लॉग बेस ई एन नॉट। चलिए इसका भाई ये है, इसको इधर ले आइए तो माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये बना लॉग बेस ई एन नॉट, ठीक है। माइनस इधर आके प्लस हो गया तो ये बना लॉग बेस ई एन नॉट, और ये है माइनस लॉग बेस ई एन, और यहाँ है लैम्डा टी। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आपको लॉग ए अपॉन लॉग बी की वैल्यू पता है। लॉग ए अपॉन लॉग बी या लॉग ए अपॉन लॉग बी होता है कितना, सॉरी लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। लॉग ए माइनस लॉग बी बनेगा लॉग नेचुरल बेस ई ए अपॉन बी, ए है एन नॉट, बी है एन, बराबर कितने के, लैम्डा टी के, ठीक है। अब चाहो आप माइनस लगा दो, बट मैं तो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यहाँ आप दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, फिर देखेंगे जो चीज़ चाहिए आपको। n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी चाहिए ना, हम ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करिए करना, दोनों साइड एंटी लॉग ले लेना। तो यहाँ पे लिखा है एंटी लॉग, यहाँ पे है लॉग बेस ई, यहाँ पे है एन नॉट बाई एन, और यहाँ पे है एंटी लॉग ए एन टी लिख लो, एंटी लॉग लैम्डा टी। अब आपको पता है एंटी लॉग में होता क्या है, लॉग एंटी को काट देगा, दोनों एंटी हैं एक दूसरे के, बट वाली चीज़ जैसे ही एंटी लॉग हटेगा ई की पावर बन जाएगी। ये मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो आज देख लो। लॉग से एंटी कटा तो यहाँ तो एन नॉट बाई एन आ गया, बट फिर वही बात, वाली चीज़ जैसे एंटी लॉग हटेगा वो ई की पावर बन जाएगी। तो ई की पावर कितना हो जाएगा, लैम्डा टी, एंटी हटा ये ई की पावर बन गया, अंदर वाली चीज़ गेरूंड बोलते हैं इसे, है ना। और ये इससे ये कैंसिल हुआ तो वो ई की पावर वो ऐसे रहा, एन नॉट बाई एन, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए कितना है फिर, एन नॉट ऊपर नहीं होना चाहिए, इसका उल्टा करेंगे तो एन बाई एन नॉट कितने के बराबर आ गया, 1 अपॉन ई की पावर लैम्डा टी के। बोलो हाँ है ना, रेसिप्रोकल कर दिया। ई की पावर लैम्डा टी ऊपर जाके ई की पावर माइनस लैम्डा टी हो गई, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी आ गया, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब 2-3 हम यहाँ पे, ये डेरिवेशन तो हो गई, ये जो हमें रिजल्ट मिला एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इसको भी समझ जाएंगे, बट अभी कुछ और चीज़ें भी देखी जाएगी, ठीक है। चलो इतना हो गया, इसको मिटाते हैं और नई चीज़ देखते हैं। पहले मैं इन बल्लू फिर आगे बढ़ाता हूँ आपको। चलो बच्चों आगे देखो, अब जब ये हमने रिजल्ट लिख लिया है कितना, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, या एन नॉट इज इक्वल टू एन ई की पावर लैम्डा टी, दोनों ही चलते, कन्फ्यूज़ नहीं होना।
एन नॉट बड़ा होता है बच्चों, है ना, तो एन का ई की पावर लेमडा टी होगा। लेमडा टी पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए एन बड़ा ही, एन नॉट बड़ा ही होगा। तो अब देखिए नई चीज़ क्या है, देखिए हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन करके देखेंगे। डिसइंटीग्रेशन जो हमारा कांस्टेंट है उसे हम डिफाइन करके देखेंगे, जो होता है हमारा लेमडा। कुछ नहीं, आपको वी नो दैट, आपको पता है एन होता है एन नॉट, एन छोटा है तो पावर नेगेटिव आएगी, और एन नॉट बड़ा है तो एन नॉट इज इक्वल टू एन ई की पावर प्लस लेमडा टी हो जाएगा। ये है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो आप पुट करो, टी कुछ और नहीं है, लेमडा कुछ और नहीं है, 1/t है बस। लेमडा को 1/t डाला यहाँ तो देखिए क्या आया, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा हो गया 1/t, और यहाँ चल रहा है टी से टी कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा n बाई एन नॉट कितने के बराबर, ई की पावर -1 के यहाँ -1 बचेगा, या ई की पावर +1 क्या होगा, ई की पावर +1 हो जाएगा एन नॉट बाई एन, और n क्या होगा 1/e ऑफ कितना एन नॉट। देखो ना यहीं से n इधर जाएगा 1/e इधर आएगा, ठीक है, यहीं से डिफाइन करेंगे। तो डीके कांस्टेंट, डीके या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, that is lambda is reciprocal of time या reciprocal of that time, reciprocal of that time t at which, जहाँ पे ये जो हमारा डिके या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, वो टी टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम में कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ एटम्स इज 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एटम्स, मतलब एन नॉट, ठीक है, ये एन है। तो क्या है डेफिनेशन, सिंपल सी, डिके डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा जो है उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम में जो एटम्स डिके होने से बच गए या अनडिके रह गए, वो कुछ और नहीं है, वो 1/e टाइम्स है ओरिजिनल कंसंट्रेशन का। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम में जो एटम्स डिके होने से बचे रह गए वो कुछ और नहीं थे, वो 1/e टाइम्स थे इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आ गया। देन इसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, इसके बाद हम देखना चाहेंगे किस चीज़ को, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम क्या देखना चाहेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हम पूरी लाइफ तो दे ही नहीं सकते, एवरेज लाइफ कांस्टेंट ही आएगी, ठीक है, वो कभी पूरी तरीके से डीके होता ही नहीं है। तो हाफ लाइफ बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है कि हाफ लाइफ लगाओ, इसे टी हाफ से डिनोट करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं तो यहाँ थोड़ी आसानी होगी। देखो हाफ लाइफ क्या है, सुनो, ये हम पे एक सैम्पल है, इस पे एन नॉट एलिमेंट्स है इनिशियली, कब, टी इज इक्वल टू 0 पे, और टी इज इक्वल टू टी हाफ पे क्या हुआ, इस पे देखो एन कितना रह गया, तो समझो क्या रह गया, हाफ लाइफ किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, हाफ लाइफ किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो टाइम है कि जहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन के आधे डिके हो गए। अब आधे डिके हो गए तो आधे बचे भी तो रह गए, अनडिके रह गए, यही है डेफिनेशन। हाफ लाइफ किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो टाइम है ड्यूरिंग विच द एटम्स दैट गेट्स डिकेड, जो डिके हो गए, इज हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एट इनिशियल टाइम 0 एंड दैट गेट्स अनडिकेड विल ऑल्सो बी एन नॉट बाई 2। यही आपकी डेफिनेशन, यही आपको लिखनी है, आधे रह जाएंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच
it is defined as the time during which half of the it is defined as the time during which half of the it is defined as the time during which half of the radioactive elements present in the sample इनिशियली, मतलब एन नॉट, ठीक है, एन नॉट की बात करना चाह रहा हूँ। ये वो टाइम है जिसके मद्देनज़र या जिस समय आधे जो इनिशियल के थे उसके आधे एलिमेंट गेट्स डिकेड और हाफ ऑफ एन नॉट लेफ्ट अनडिकेड, रह गए अनडिकेड। या तो आधे तो हमारे क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, तो आधे क्या होंगे, डिके होने से बचे भी तो रह जाएंगे। वही आपकी क्या है, वही आपकी है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ कुछ और नहीं है, वो टाइम है जिसमें आधे जो हो गए डिके हो गए और आधे डिके होने से बचे रह गए, ठीक है। यह है इनिशियली देखना है आपको। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी भी डेरिवेशन करेंगे, आपको बताइए। तो व्हेन, जब हमारा टाइम हाफ लाइफ वाला होगा टी हाफ, तो होगा क्या, जब टाइम हाफ लाइफ वाला होगा तो इसी टी हाफ में एन जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल का आधा होगा, क्योंकि आधे ही डिके कर गए, आधे ही रह गए। इसको हमें पुट करना है, पुट इन किसमें, एक ही तो हम पे है यार, स्पेशल थोड़ी कराऊंगा मैं, कभी ऐसे करता हूँ कि ऐसे ही बता दूँ, नहीं जो करा है वही इसमें पुट करेंगे। एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी में। देखिए बच्चों क्या आएगा, भैया एन की जगह तो आ गया एन नॉट बाई 2, क्योंकि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हाफ लाइफ थी और आधे एलिमेंट डिके हो गए थे और आगे आधे डिके होने से बचे रह गए थे। एन की जगह एन नॉट बाई 2, एन नॉट तो ऐसे रहा, ई ऐसे रहा, माइनस लैम्डा ऐसे रहा, स्मॉल टी की जगह टी हाफ आ गया, वैसे भैया टी हाफ आ गया। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हुआ, अब बचा हाफ, यहाँ पे आया ई माइनस लैम्डा टी हाफ। इसको ऊपर भेजेंगे, ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस 1, बट मैं चाह रहा हूँ आप इसी का रेसिप्रोकल कर दो। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 1 अपॉन ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, यस सर, इतना ही बनेगा। तो इसको अगर ई की पावर को ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर लैम्डा टी हाफ हो गया। सर क्या कराया आपने, इसको उल्टा करो भाई, पावर चेंज हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। लॉग लगा दो दोनों साइड, हाँ लॉग लगा लो। तो लॉग नेचुरल बेस E2 इज इक्वल टू लॉग नेचुरल बेस ई ये लैम्डा टी हाफ। बोलो हाँ है ना, यस सर, ये कर लिया। सबसे पहले लॉग अपनी पावर आगे भेजेगा, तो लॉग नेचुरल बेस E2 लैम्डा टी हाफ आगे आया, आप पे बचा लॉग नेचुरल बेस ई, और इसका जो इन्फिनम है वो कितना है, ई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या है। अब आगे देखिए भैया, लॉग ई क्या होता है, 1 होता है। सर ये क्या बवाल करा आपने, लॉग बेस ई 2 करा, लॉग बेस ई लगाया, लॉग अपनी पावर आगे भेजेगा, लॉग ई ये जो चीज़ है 1 हो जाएगी, तो आप पे बचेगा लॉग बेस E2 बराबर लैम्डा टी, अच्छा साथ में है लैम्डा टी हाफ के। अच्छा हो गया सर, इसका मतलब जो आपका टी हाफ है वो कितना है, लॉग बेस E2 अपॉन लैम्डा है। चलो सर हमें समझ में आ गया, बट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में तब तक नहीं लगा सकता जब तक इसे नेचुरल बेस 10 में कन्वर्ट ना करूं। नेचुरल बेस 10 में किसी भी नेचुरल बेस ई को कन्वर्ट करना हो तो हमें 2.303 लगाना पड़ता है। तो टी हाफ क्या है बच्चे, टी हाफ कुछ और नहीं है, लॉग बेस E2 को लिखा 2.303 लॉग बेस 10 2 अपॉन कितना बच्चे, लैम्डा, ठीक है। बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, आगे 2.303 लगा देंगे, टी हाफ 2.303 लॉग बेस E2 की वैल्यू 0.3010 अपॉन कितना, लैम्डा। तो टी हाफ की वैल्यू आई 2.303 इंटू 0.3010 हो गया 0.693 बाई लैम्डा। ये चीज़ है, ये आपका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन है। टी हाफ होगा 0.693 बाई लैम्डा। इतना याद रख लोगे, अरे वाह, याद रख लोगे तो उससे बढ़िया इंसान क्या हो तुम, याद रख लेना।